नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो टॉपिक 1 से शुरू किया था हम लोगों ने और आज टॉपिक 20 पर पहुंच चुके हैं। टॉपिक 20 है आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात टीकाकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपकी परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न 2 से 3 देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है 3 से 4 भी प्रश्न देखने को मिले। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको अच्छे से तैयार करने के लिए आपको इसके जो MCQ हैं और इसका जो टॉपिक का रिवीजन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से समझना है, करना है, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसको आज आप कंप्लीट करेंगे और आज आपके 20 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और कल आपको 11 से लेकर 20 तक के टॉपिक का एक कंबाइंड वीडियो मिलेगा जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा मैंने 2 टॉपिक के और आपको वीडियो अलग से PDF और वीडियो दिए हैं। उसमें एक टॉपिक है आपका RDA, मैंने बहुत ही आसान करके पढ़ाया है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और एक और टॉपिक है जो सभी एजेंसियां हैं उनका एक संक्षिप्त वीडियो विद उनके प्रमुख के साथ और उनके जो स्थापना वर्ष है, उनका मुख्यालय है और MCQ के साथ वो वीडियो आज ही अपलोड किया था, उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो टॉपिक 20 है जिसमें आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व जन्म के पश्चात टीकाकरण। क्लियर आपको? तो ये टॉपिक है और इसमें एक छोटी सी जानकारी आपको पहले दे दूं, इससे पहले कि आपके MCQ शुरू किए जाएं। तो आपके टीकाकरण कार्यक्रम में एक वैक्सीन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो ये 5 रोगों के लिए एक साथ लगाई जाती है, एक ही डोज में 5 रोगों की दवाई होती है। तो डिप्थीरिया वैक्सीन होती दवाई क्या, पर्टोसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब। अब आप में से किसी ने मैसेज करके पूछा था कि हिब क्या होता है। मैं आपको बता चुका था 2 बार, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं। इस प्रश्न के लिए ही मैंने ये यहां पर रखा है ताकि आप हिब को समझ सकें। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। क्या? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसी को हिब कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसी को हिब कहते हैं। H से हीमोफिलस, I से इन्फ्लुएंजा और B आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी आपका अलग है, पर्टोसिस आपका ये काली खांसी हो गया, टिटनेस आपका ये हो गया और डिप्थीरिया आपका ये हो गया। तो इन 5 बीमारियों के लिए एक ही वैक्सीन लगाई जाती है जिसको पेंटावैलेंट वैक्सीन नाम से जाना जाता है। क्लियर आपको? तो आपका पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? और बहुत ही आसान उत्तर है कि भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के रूप में शुरू किया गया था। किस नाम से शुरू किया गया था? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। 1978 में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था टीकाकरण कार्यक्रम, ठीक है। एक्सपेंडेड मतलब विस्तृत। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? और इसका सही उत्तर है आपका बी, 1985 में। जो 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसका नाम बदलकर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया था। तो इन नामों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। इंग्लिश नेम को भी याद रखना है और हिंदी नेम को भी याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में दोनों नाम पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इंग्लिश वाले नेम को हिंदी में शब्दों में लिख दिया जाए कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, लेकिन आपको याद है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दोनों नाम याद रखिएगा और इनके शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखिए अच्छी तैयारी तभी कंप्लीट होती है जब आप हर चीज के लिए तैयार रहें। आपके मन में ये प्रश्न बनने लगे कि ये प्रश्न पूछा गया तो क्या उत्तर होगा, प्रश्न ऐसे पूछा गया तो क्या उत्तर होगा। जब आप स्वयं से दिमाग में प्रश्न बनाने लगे
तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि का स्तर, आपका समझने का तरीका और आपको चीज़ों का लेने का जो टैलेंट है वो बहुत ही उच्च स्तर का हो चुका है। अगर आप सही से सोच नहीं पा रहे हैं, प्रश्न को सिर्फ प्रश्न की नज़र से देख रहे हैं, मैं देखता हूं काफ़ी लोगों के एडमिशन हुए हैं और वो लोग पूरी दी हुई जानकारी नहीं पढ़ते हैं, और आम में से कई लोग हैं जो प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं, सारे ऑप्शन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए उनके प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं परीक्षा में, मॉक टेस्ट में। आदत बनाइए कि प्रश्न को पूरा पढ़ना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सार्वभौमिक टीकाकरण का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है आपका टीकाकरण कवरेज का प्रसार, बी है निगरानी हेतु जिला स्तरीय प्रणाली विकसित करना, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। निगरानी हेतु पंचायत स्तरीय प्रणाली विकसित करना, यह बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, बिल्कुल सही बात है। तो ए, बी और डी आपके सही हैं, सी गलत है, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टिटनेस टॉक्साइड के कितने टीके लगवाने चाहिए, और इसका सही उत्तर है आपका ए, 2 टीके लगवाए जाते हैं टिटनेस टॉक्साइड के। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टिटनेस टॉक्साइड टीटी के 2 टीके लगवाने चाहिए। इन टीकों को TT1 एवं TT2 कहा जाता है। टिटनेस नवजात शिशुओं के लिए एक जानलेवा रोग है। अगला प्रश्न है आपका कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टिटनेस के 2 टीकों के मध्य कितने दिन का अंतराल रखना चाहिए, और इसका सही उत्तर है कम से कम 4 सप्ताह या 1 माह का। तो गर्भावस्था के दौरान टिटनेस के 2 टीके TT1 और TT2 के मध्य कम से कम 4 सप्ताह का अंतर रखना आवश्यक है। यह टीका जच्चा और बच्चा दोनों की टिटनेस रोग में बचाव करता है। जच्चा कौन होता है? जो गर्भवती स्त्री होती है वो जच्चा होती है, जो मां बनने वाली होती है ना। अगला प्रश्न है आपका कि जन्म लेने के कितने घंटे के भीतर शिशु को BCG का टीका लग जाना चाहिए, और इसका सही उत्तर है आपका ए, 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर शिशु को BCG का टीका लग जाना चाहिए। अगर किन्हीं कारणों बस नहीं लग पाता है तो 1 माह के अंतराल पे तो अंदर हर हाल में लग जाना चाहिए, लेकिन आपको 24 घंटे ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैंने सिर्फ आपको जानकारी दी है अधिकतम सीमा की, है ना। जो आपका सही उत्तर है वो 24 घंटे ही है, उसको ही आपको टिक करना है। शिशु के जन्म के 24 घंटे के भीतर BCG, पोलियो की 0 खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाना चाहिए। तो जन्म के 24 घंटे के भीतर 3 टीके लगते हैं, एक BCG, दूसरा पोलियो की 0 खुराक और तीसरा आपका हेपेटाइटिस बी का। अगला प्रश्न है आपका कि खसरे की पहली खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन पर दी जानी चाहिए, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 9 माह पर शिशु को खसरे की पहली खुराक दी जाती है। जन्म के 9 माह पर शिशु को खसरे की पहली खुराक दी जानी चाहिए। इस समय शिशु को विटामिन ए की भी पहली खुराक दिया जाना चाहिए। तो शिशु को इसी समय विटामिन ए की भी पहली खुराक दी जाती है। बताइए विटामिन ए क्या है? वैक्सीन है या दवा है या सूक्ष्म पोषक तत्व है या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सूक्ष्म पोषक तत्व है। विटामिन ए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी पहली खुराक शिशु को 9 माह की अवस्था पर, दूसरी खुराक 16 से 24 माह की अवस्था पर दिया जाना चाहिए। क्लियर आपको? तो 9 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि खसरे की दूसरी खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन बाद दिया जानी चाहिए, और सही उत्तर है आपका बी, 16 से 24 माह के मध्य में शिशु को खसरे की दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि मीजल्स वैक्सीन शिशु को जन्म के कितने माह के मध्य में दी जानी चाहिए? बताइएगा मीजल्स वैक्सीन। तो 11वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11वें का आपका ए ऑप्शन सही है, 9 से 12 माह। तो मीजल्स को ही खसरा कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि BCG का पूर्ण रूप क्या है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बेसिलस कॉलमेट क्यूरिन BCG का पूरा नाम है, और ये टीका बचपन में होने वाली गंभीर TB रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सही उत्तर है आपका डी, 1995 में देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम अक्टूबर 1995 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम की टैगलाइन 2 बूंद जिंदगी की।
तो डी ऑप्शन आपका सही है। 1995 में संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि डीपीटी की पहली खुराक जन्म के कितने दिन पर दी जाती है? बताइएगा, डीपीटी की पहली खुराक जन्म के कितने दिन पर दी जाती है? और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 6 सप्ताह पर शिशु को डीपीटी की पहली खुराक दी जाती है। डीपीटी की दूसरी और तीसरी खुराक 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि ओपीवी 0 की खुराक जन्म के कितने समय बाद दी जा सकती है? और इसका सही उत्तर है आपका ए, जन्म के समय। जन्म वाले दिन ही 24 घंटे के अंदर इस खुराक को देना अनिवार्य होता है। तो ओपीवी 0 की खुराक शिशु के जन्म के तुरंत बाद दे दी जानी चाहिए। ओपीवी की पहली, दूसरी और तीसरी खुराक क्रमशः 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर दी जाती हैं, ठीक है। और 0 खुराक तुरंत दी जाती है जन्म के तुरंत बाद। अगला प्रश्न है आपका कि डीपीटी का टीका किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है? बहुत ही आसान उत्तर है बी ऑप्शन, डिप्थीरिया, कुकर खांसी या टिटनेस। तो डीपीटी में आपका टिटनेस आता है, डिप्थीरिया आता है और कुकर खांसी यानी कि पर्ट्यूसिस। क्लियर है आपको? पर्ट्यूसिस को कुकर खांसी या काली खांसी कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? सही उत्तर है आपका सी, जोन्स साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? सही उत्तर है आपका डी, 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? और सही उत्तर है आपका सी, एडवर्ड जेनर। यह प्रश्न तो आपको याद हो गया होगा, कई बार मैंने आपको यह प्रश्न करवाया है। चेचक पॉक्स वायरस द्वारा होता है जो कि एक अत्यंत संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है आपका कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? और बहुत ही आसान उत्तर है बी, टीबी यानी कि तपेदिक या क्षमा। अगला प्रश्न है आपका टीका वैक्सीन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए ए उत्तर है आपका, एडवर्ड जेनर को टीका या वैक्सीन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका जेई या जापानी इंसेफ्लाइटिस की टीका शिशु के जन्म के कितने दिन पर दिया जाता है? और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 9 से 12 माह के मध्य। जेई के टीके की 2 खुराक में दिया जाता है। पहली खुराक 9 से 12 माह की उम्र में, दूसरी खुराक 16 से 24 माह की उम्र में। जेई यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका कुछ विशेष जिलों में ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि FIPV की कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है? और सही उत्तर है आपका बी, 2 खुराक। कितनी? FIPV की कितनी खुराक दी जाती हैं? 2 खुराक दी जाती हैं। फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो माइलाइटिस वैक्सीन की 2 आंशिक खुराक शिशुओं को 6 और 14 सप्ताह की उम्र में अंतःस्रावी के रूप में दी जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हेपेटाइटिस बी का टीका शिशुओं को कब दिया जाता है? सही उत्तर है आपका ए, जन्म के तुरंत बाद। हेपेटाइटिस बी का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके 24 घंटे के भीतर दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि रोटा वायरस वैक्सीन RV की कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है? और सही उत्तर है आपका सी, 3 खुराक। 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर और 14 सप्ताह की उम्र में दी जाती हैं। ये शिशुओं को रोटा वायरस डायरिया से सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये कुछ चुनिंदा राज्यों में ही दी जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि PCV यानी कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की 2 प्राथमिक खुराक कब दी जाती है? और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 6 से 14 सप्ताह पर 2 प्राथमिक खुराक के रूप में दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि पेंटावैलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बच्चों की रक्षा करती है? सही उत्तर है आपका 5। सबसे पहले मैंने इसी के बारे में बताया था इस टॉपिक में कि पेंटावैलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों के लिए दी जाती है। तो डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसको शॉर्ट में हिब कहते हैं। क्या कहते हैं? हिब कहते हैं। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी को शॉर्ट में हिब कहते हैं, HIV। और हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए संयुक्त टीका है। इसकी 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह की उम्र में
दी जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ओपीवी की पूर्ण रूप क्या है, और सही उत्तर है आपका बी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी का पूर्ण रूप क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। इसे मुंह में 2 बूंद के रूप में दी जाती है। शिशु के जन्म के समय दी जाने वाली डोज को ओपीवी 0 डोज कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से किन्हें टीका लगाया जाता है, और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी को, गर्भवती महिला को, शिशु को और बच्चे को। इन तीनों उम्र के लोगों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। यह सर्वप्रथम भारत में 2014 में प्रारंभ किया गया था। यह बच्चों और गर्भवती के महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करना है। इस कार्यक्रम में 7 रोगों से संबंधित निवारणीय टीके शामिल हैं। अब तो इसमें टीके की संख्या बढ़ गई है, पहले 7 रोगों के लिए इसे प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी। सही उत्तर है आपका डी, लुई पाश्चर ने रेबीज रोधी टीके की खोज की थी। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, और किसी पागल जानवर के काटने के 72 घंटे के अंदर रेबीज रोधी टीका लगवाना आवश्यक है। देखिए, काफ़ी लोग कुत्ते के काटने या खरोच लगने पर अभी भी लापरवाही करते हैं। देखिए, किसी के घर में कुत्ता पला है, उन्होंने इंजेक्शन लगाया है कि नहीं लगवाया है, कोई बात नहीं। अगर आपके जानकारी में किसी को कुत्ता काटता है या खरोंच लगती है कुत्ते की, तो इंजेक्शन अवश्य लगवाएं, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है। अगर रेबीज ने अटैक कर दिया तो फिर मृत्यु निश्चित है। तो 72 घंटे के अंदर किसी भी जानवर के, पागल जानवर के काटने पर रेबीज का टीका जरूर लगवाएं, रेबीज रोधी टीका जरूर लगवाएं। अगला प्रश्न है आपका कि गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया था, और सही उत्तर है आपका सी, 2017 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस रोग से संबंधित टीका उपलब्ध है। टिटनेस, पोलियो, खसरा, उपयुक्त सभी। टिटनेस, पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, हेपेटाइटिस बी आदि रोगों के शुरुआत में टीके उपलब्ध थे। किसके तहत? मिशन इंद्रधनुष के तहत। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, मधुमेह। दिए गए विकल्पों में डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, पोलियो को हम टीकाकरण के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं, किंतु मधुमेह को टीकाकरण के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यूपीआई कितने बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है, और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 12 बीमारियों से। अगला प्रश्न है आपका कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया था, और सही उत्तर है आपका जनवरी 2021। संभवतः 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान भारत में प्रारंभ किया गया था, और कोविड-19 का पहला टीका भारत में एम्स के सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगाया गया था। तो ये रहा आपका टॉपिक 20, जिसमें आपने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात टीकाकरण से जुड़े हुए प्रश्न देखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, बार बार इसको देखिएगा। तो आपका 1 से लेकर 20 तक टॉपिक तक के सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ये सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और यहां से जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करिए, एक एक टॉपिक को देखिए। मैंने शुरुआत में आपको 1 से 10 तक के टॉपिक का एक साथ वीडियो दिया था। अब आपके रिक्वेस्ट करेंगे तो 11 से 20 तक का टॉपिक का भी आपको कंबाइन वीडियो एक दे दिया जाएगा, और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम पर मैं एक वीडियो और अलग से लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको सारे टीकों के बारे में जानकारी दूंगा, और कौन सा टीका कब लगता है उस पर भी मैं काम कर रहा हूं। और बहुत ही अच्छा आपको एक वीडियो मिलेगा, बिल्कुल शॉर्ट में, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो एक एक करके मैं आपको करवा रहा हूं,
और बाकी समय में आप अपने टॉपिक्स का रिवीजन करते रहिए। यूट्यूब पर ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। आपको लोग पैसे कमाने के लिए 6-6 घंटे 8-8 घंटे की हो सकता है मैराथन कराएं, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप उन मैराथन को देखिए। अगर आपको आता है, आपने मेहनत की है, तो अपने नोट्स बनाए हैं आपने, तो उनको बार बार पढ़िए। आपके पास किताबें हैं। यूट्यूब पर आपको उतना नहीं मिलेगा, उतने समय में नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा घंटे यूट्यूब पर खर्च करेंगे और पढ़ाई कम कर पाएंगे। वहीं अगर आप किताबों को ज़्यादा देर तक देखेंगे, अपने नोट्स को ज़्यादा देर तक देखेंगे, तो कम समय में ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। ये मेरा सुझाव है। बाकी आपको जो ठीक लगे वो करिए। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पीडीएफ बैच पर एक ऑफर चल रहा है, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। बाकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में बता दी जाएगी पीडीएफ बैच से कैसे जुड़ना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सभी डाउट दूर हों। तो जय हिंद, जय भारत। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऑफर लेकर आए थे हम आपके लिए। प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच से आप में से काफी लोग जुड़ना चाहते थे और बार बार कह रहे थे सर डिस्काउंट दे दीजिए, फीस कम कर दीजिए। तो आप सभी के लिए मात्र 154 रुपये में प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच उपलब्ध है हमारे चैनल पर। तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 154 रुपये में आपको सभी टॉपिक्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, मॉक टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी और सभी एमसीक्यू की भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी अगर आप इस बैच से जुड़ेंगे। जल्दी जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए और सफलता हासिल करिए इस भर्ती परीक्षा में। Thank you.